अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम अपना अगला चैप्टर प्योर मैथमेटिक्स 1 एएस लेवल का स्टार्ट करने लगे हैं और इस चैप्टर का नाम है सीरीज़ प्योर मैथमेटिक्स 1 की बुक में ये चैप्टर नंबर 6 बनता है। सीरीज़ का पहला लेक्चर है और पहले लेक्चर के अंदर जो टॉपिक है जो हम आज सीखेंगे, जो पढ़ेंगे, जो लर्न करेंगे दैट इज़ बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर आगे मूव करने से पहले हमें एक नोटेशन का पता होना चाहिए दैट इज नोन एज फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन क्या होती है? फैक्टोरियल नोटेशन होती है जिसको हम आगे एक एक्सक्लेमेशन, कोई भी एक नंबर उसके आगे एक एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा होता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके पास है 4 फैक्टोरियल, तो 4 ये जो नंबर, ये जो मार्क है ना, इसको हम फैक्टोरियल कहते हैं। तो ये जो फैक्टोरियल है इसका मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इसका आंसर आ जाता है 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 इंटू 1 24। ठीक, कोई भी एक नंबर वो अपने नंबर से मल्टीप्लाई होता जाता है अपने हर एक पिछले नंबर से अंटिल 1 तक। जैसे हमारे पास अगर 6 फैक्टोरियल आ जाता है तो 6 फैक्टोरियल का मतलब ये है कि 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। सो 6 5 ज़ा 30, 34 ज़ा 120, 120 इंटू 3, 120 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा 360, 360 इंटू 2 720। तो ये हमारे पास आंसर आया था 720। फैक्टोरियल नोटेशन के बाद हमारे पास एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं NCR। N, C और R। ये जो NCR है ना, ये आप कैलकुलेटर से भी डायरेक्टली कर सकते हैं और विदाउट कैलकुलेटर भी फाइंड कर सकते हैं। अब ये जो NCR है ये बेसिकली बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर आके यूज़ होता है और इसकी मैनुअल तरीके से सॉल्व करना भी, इसकी वैल्यू फिगर आउट करना आपको सॉरी आनी चाहिए। उसकी वजह क्या है वो भी हम आगे जाके बताते हैं अभी आपको। NCR, नॉर्मली NCR वाले जो नंबर्स लिखे होते हैं ना वो लिखे जाते हैं इस तरह ब्रैकेट्स के अंदर, फॉर एग्जांपल 4 and 2। ठीक है, तो जब ये ब्रैकेट के अंदर नंबर लिखे होते हैं ना, ये जो 4 और 2, इनको हम सॉल्व करते हैं NCR के ज़रिए। कैलकुलेटर के अंदर, अगर आप कैलकुलेटर है आपके पास, तो कैलकुलेटर के अंदर आप देखेंगे आपके पास एक बटन है डिवाइड का। ठीक है, ये जो AC का बटन होता है, AC के नीचे बटन है डिवाइड। डिवाइड के बटन के ऊपर NCR लिखा होगा। तो आपने अगर NCR की वैल्यू फाइंड करनी है तो NCR की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे? जिस तरह भी यहाँ पे मैंने लिखा 4 और 2। NCR की वैल्यू ऐसे फाइंड करेंगे, आप 4 दबाएंगे, शिफ्ट दबा के आप वो डिवाइड का बटन दबाएंगे तो कैलकुलेटर की स्क्रीन के ऊपर C लिखा आ जाएगा। फिर उसके बाद आप आगे 2 दबाएंगे तो आपके पास आंसर इक्वल्स टू दबाएं, आपके पास आंसर आ जाएगा NCR का। ये जो 4 और 2 है इसका मतलब ये होता है दैट 4 इज N और 2 इज R, तो मतलब 4C2 और इसका आंसर क्या आ गया 6। इन केस आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं, आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन का क्वेश्चन आता है जहां पे आपको NCR यूज़ करना है और आपका कैलकुलेटर ख़राब हो जाता है। पॉसिबिलिटी है ना, बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं। मेरे स्टूडेंट्स थे, वो कहते वो सर एंड टाइम पे कैलकुलेटर ख़राब हो गया, समझ नहीं आई, फिर क्या करें? भाई फिर क्या करना होता है, आप इसकी आपको एक मैनुअल तरीका आना चाहिए जिस तरीके से आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उसका तरीका ये होता है N फैक्टोरियल डिवाइड बाय R फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय N माइनस R फैक्टोरियल। N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय N माइनस R फैक्टोरियल। अब जैसे यही नंबर है, अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास N क्या है 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R क्या है 2, हमने किया 2 फैक्टोरियल, ओके 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय
n माइनस आर, n माइनस आर क्या है 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 आपके पास आंसर आता है 2, तो 2 का फैक्टोरियल। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो चीज़ बन जाती है 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय फिर 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 2 इंटू 1 से कैंसिल हो गया, 4 3 ज़ा 12, 12 डिवाइड बाई 2 आंसर आ गया 6। दोनों तरीक़ों से आपके पास आंसर सेम आ रहा है। ये मैनुअली करने का तरीका, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है और किसी भी वजह से कैलकुलेटर ख़राब हो गया, कुछ हो गया, आपको समझ नहीं आई अब हम 4C2 की वैल्यू कैसे फाइंड करें, तो हम फाइंड कर लेंगे वैल्यू बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, दैट इज़ n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब हम आते हैं अपने बाइनोमियल के टॉपिक के ऊपर, ठीक है। बाइनोमियल का जो टॉपिक है, हम बाइनोमियल एक्सपेंशन है क्या, बाइनोमियल एक्सपेंशन कहते हैं क्यों है, ओ लेवल्स की हद तक हमने जो एक्सपेंशंस की थी वो थी स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर, उसको हमें पता है हमने a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर, हमने ओ लेवल्स के अंदर क्यूब को भी एक्सपैंड करना नहीं सीखा। अब अगर a प्लस बी होल स्क्वायर की बजाय a प्लस बी होल स्क्वायर की बजाय यहाँ पे आ जाए n एक पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, n की वैल्यू पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती, वो A2 में जाके पढ़ेंगे हम। n की वैल्यू है पॉजिटिव, अब 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 10 हो जाए, 20 हो जाए, यहाँ पे कोई एक ब्रैकेट जिसकी पावर आ गई 20, 10 या 15 या 8, तो आप उसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, ये एक्सपेंशन हमने सीखनी है। इस एक्सपेंशन को करने के दो तरीके होते हैं, एक पास्कल्स ट्राइंगल कहलाता है, एक दूसरा मेथड जो अभी हम फॉर्मूला के ज़रिए हम करेंगे। पास्कल ट्राइंगल भी हम कर सकते हैं, मैं नॉर्मली पास्कल्स ट्राइंगल नहीं पढ़ाता, उसके अंदर स्टूडेंट्स ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ये वाला मेथड जो है इसमें कन्फ्यूजन ज़रा कम होती है, इसलिए हम एक ही मेथड को स्टिक करके चलते हैं। एग्जामिनर आपको ये नहीं कहता कि यूज़ पास्कल ट्राइंगल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। अब a प्लस बी टू पावर n, यहाँ पर आपने करना है n r इंटू ए टू पावर n माइनस r इंटू बी टू पावर r। इस फॉर्मूला को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। होता क्या है, आपके पास n है और r है, a की पावर n माइनस r, b टू पावर r, x एक इस वैल्यू के अंदर एक x होना ज़रूरी है। अगर दोनों कॉन्स्टेंट्स होंगे, मतलब a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, तो आप तो प्लस करके डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं ना, कुछ भी हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास 1 प्लस x टू पावर 5, अब आपने इसको एक्सपैंड करना है, 1 प्लस x टू पावर 5। सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे क्या है, n मैंने लिखा ना, तो n की जगह आपने लिख दिया 5। अब नीचे r है, r की वैल्यू क्या लिखेंगे, याद रखें हमेशा r की जो सबसे पहली वैल्यू होती है ना, दैट इज ऑलवेज 0, 5 0, पहली वैल्यू होगी 5 0, मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट्स के अंदर लेके चलें, a की वैल्यू क्या है 1 1, 1 की पावर क्या आएगी, 1 की पावर हमने कहा n माइनस r, n माइनस आर क्या है 5, 5 माइनस 0, तो दैट इज 5। फिर हमने b की पावर की बात की, b की पावर क्या है r, जब b की पावर r है, यहाँ पे b की वैल्यू है x और इसकी पावर क्या है r, r की वैल्यू क्या है यहाँ पे पहली 0, तो जब पावर 0 है तो यहाँ वैल्यू 0 है तो पावर भी 0 हो गई। प्लस हम प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद अगली वैल्यू लिखते हैं। अब अगली वैल्यू में और इन वाली वैल्यू में फ़र्क कहाँ पर आता है, सिर्फ एक नंबर का फ़र्क, एक नंबर चेंज होता है जिसकी वजह से बाकी सारी चीज़ें चेंज होने लग पड़ती हैं। वो क्या है, वो ये है n की वैल्यू सेम रहती है थ्रू आउट और r की वैल्यू पहले टर्म में हमेशा 0 आएगी।
और उसके बाद हर अगली टर्म में r की वैल्यू बाय 1 ऐड होती जाती है। 0 था, यहाँ पर 1 हो गई, r की वैल्यू 1 हो गई। अब a है हमारे पास 1, 1 की पावर क्या होनी चाहिए 5, यहाँ पर थी क्योंकि n माइनस आर 5 माइनस 0 5 होता है। अब यहाँ पर क्या होगा 5 माइनस 1 4, 4 और b हमारे पास है x। अब b की पावर है r, r आपके पास आ गया 1। ठीक हो गया। प्लस 5 और 2, r की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी बाय 1। अब a की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे a नहीं 1 लिखेंगे, a की वैल्यू है 1, तो 1 की पावर आ जाएगी 5 माइनस 2 3 और x की पावर आ जाएगी 2। इसी तरह प्लस किया 5 और 3 और 1 की पावर आ गई 2, 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 3 2 होता है, x की पावर आ गई 3। काफ़ी लंबा क्वेश्चन होता है ये वाला, हमारी वर्किंग चलती जा रही है। प्लस 5 और 4, r की वैल्यू इंक्रीज हो गई 1 टू पावर 5 माइनस 4 1 और x की पावर आपके पास आ जाएगी 4 प्लस 5 एंड 5, तो 1 की पावर हो गई 0 और x की पावर हो गई 5। ये पॉइंट होता है आपका ब्रेक लगाने का। पहला जो क्वेश्चन था इसको मैंने पूरा लिखना ज़रूरी था, आपको इसमें से कुछ चीज़ें समझानी है। वो चीज़ें क्या समझानी? पहली चीज़ तो ये r की वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, इंक्रीज करती जाएगी बाय 1 बाय 1 बाय 1 बाय 1 बाय 1, ठीक है। और एक टाइम आएगा जहां पर n और r की वैल्यू सेम हो जाएगी, n और r क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। ये आपका स्टॉपिंग पॉइंट है, यहाँ से आगे आपने नहीं जाना, r की वैल्यू और इंक्रीज नहीं करनी, ठीक है। जब n और r की वैल्यू एक जैसी हो गई, इक्वल हो गई, सेम हो गई, यहाँ पर आपने ब्रेक लगा देनी है। नंबर 2, आपने एक और चीज़ नोटिस की कि सबसे पहले जो a वाली वैल्यू थी, पहली वैल्यू थी, उसकी पावर 5 थी और x की पावर 0 थी। हर टर्म के अंदर a की पावर बाय 1 माइनस होती गई और x की पावर बाय 1 ऐड होती गई। तो माइनस हो गई बढ़ गई, कम हो गई बढ़ गई, कम हो गई बढ़ गई, तो एट द एंड क्या हुआ कि 1 की पावर 0 हो गई और x की पावर मैक्सिमम हो गई, दैट इज 5। तो इस फॉर्मूला के मुताबिक ये होता है कि a की पावर स्टार्टिंग में ज़्यादा होती है और आगे जाते जाते a की पावर कम हो जाती है, यहाँ तक कि वो पावर 0 हो जाती है। और जो b की जो भी वैल्यू है उसकी पावर स्टार्टिंग में 0 होती है, आगे जाते 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 एट द एंड जाके वो मैक्सिमम हो जाती है, यहाँ तक कि r और n की वैल्यू बराबर हो जाए, ठीक है। तो वो आपका होता है स्टॉपिंग पॉइंट। अब ये जो है ना 5 और 0, ये क्या है? ये है वो, यहाँ पे जैसा मैंने बताया NCR, यहाँ पे आप यूज़ करते हैं NC और R। आप बेशक थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए इस तरीके से, बहुत सारे लोग बहुत डिफरेंट तरीके बताते हैं बायनॉमियल एक्सपेंशन करने के, टेक्निक्स बताएंगे, ऐसे कर लो, इस तरह कर लो, उस तरह कर लो। बट मैं एक ही मेथड पे, जो मेरा मेथड नॉर्मली थोड़ा सा लंबा होता है लेकिन उसके अंदर हम ओवरकम करते हैं किस चीज़ को, कॉमन एरर्स को, कॉमन मिस्टेक्स को, ठीक है। इसका 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन आता होता है पेपर के अंदर बायनॉमियल एक्सपेंशन का, और मुफ्त के मार्क्स हैं ये, मुफ्त के मार्क्स। 5 और 0, 5C0, कैलकुलेटर उठाते हैं आप, कैलकुलेटर उठाया, 5 लिखा, शिफ्ट दबाया, डिवाइड का बटन दबाया, 0 दबाया, इक्वल्स टू आंसर आ गया 1। 5C0 की वैल्यू आ गई 1। 1 टू पावर 5 1, x टू पावर 0 1।
जो जो वैल्यूज आती जा रही हैं लिखते जा रहे हैं। प्लस 5C1 का आंसर आना चाहिए 5 आ गया आंसर 5C1, इसका आंसर आ गया 5 इंटू 1 टू पावर 4, 1 की तो जो मर्जी पावर कर लें, उसका आंसर 1 ही आता है, इंटू x टू पावर 1 x प्लस 5C2 आंसर आ गया 10 इंटू 1 टू पावर 1 3 दैट इज 1, x स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस 5C3 आंसर आ गया फिर से 10, हमारे पास 10 इंटू 1 टू पावर 2 इज 1, x का क्यूब x क्यूब प्लस 5C4 इसका आंसर भी 5 आएगा, हमारे पास आंसर आ गया 5 इंटू 1 इंटू एक्स टू पावर 4 प्लस 5C5 भी आंसर आ जाएगा 1 इसका इंटू 1 टू पावर 0 इज 1, x टू पावर 5 इज x टू पावर 5। अब आपने सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 इंटू एक्स 5x प्लस 10 इंटू एक्स स्क्वायर 10x स्क्वायर प्लस 10 इंटू एक्स क्यूब 10x क्यूब प्लस 5 इंटू एक्स 4 5x4 प्लस x टू पावर 5। सॉल्व्ड, आंसर आ गया हमारे पास 1 प्लस 5x प्लस 10x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब प्लस 5x4 प्लस x टू पावर 5। जिस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम सॉल्व करते थे उसके अंदर हमें एक चीज़ पता होती थी कि भाई देखें, जैसे ही एक a प्लस बी होल पावर 2 है तो उसमें एक मैक्सिमम पावर जो x की आ सकती है दैट इज 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इसी तरह यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर अगर कोई डिविजन्स नहीं बन रही तो जो मैक्सिमम पावर होगी वो 5 आएगी। यहाँ पे देखो आपके पास कांस्टेंट भी है जहाँ पे x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4, x की पावर 5। बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर पहला क्वेश्चन जो आता होता है, नॉर्मली दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो आता है वो इसी तरह आपको कोई एक ब्रैकेट दे देंगे, कोई एक पावर दे देंगे उसके साथ और कहेंगे इसको एक्सपैंड करें। ठीक है, एक्सपैंड करना लाजमी नहीं होता, अगर पावर 10 आ गई तो वो आपसे कहेंगे कि 10 तक एक्सपैंड करें, वो आपको समटाइम्स कह देते हैं एक्सपैंड इन द असेंडिंग पावर ऑफ x अप टिल x टू पावर 4। अगर यही क्वेश्चन होता x टू पावर 4 तक का कहा होता या x टू पावर 3 तक का कहा होता तो हम सिर्फ x टू पावर 3 तक एक्सपैंड करते। यहाँ पर x टू पावर 3 यहाँ पर आ गया था, हम सिर्फ यहीं तक अपना आंसर रखते, ये आगे वाली दो टर्म्स नहीं लेके जाते। ठीक है, अगर आप कहेंगे सर हम कर दें तो कुछ होगा तो नहीं होगा, गलत हो जाएगा, वो मार्क्स काट लेंगे। भाई आप जितना कहा गया है सिर्फ उतना करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना। एक चीज़ होती है कि उन्होंने एक्सपेंड करवाना है, दूसरे में ये कहते हैं नॉर्मली ज़्यादातर वो कहते हैं कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू पावर 5। तो आपने एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद आपने कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब बता दिया। एक तरीका ये होता है, जिस तरह मैं यहीं पे अब एक वो एग्जाम्पल क्वेश्चन लिख लेता हूँ। एग्जाम्पल, ठीक, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, बल्कि ये वाला क्वेश्चन करने से पहले एक और इस तरह की एग्जाम्पल करवाना ज़रूरी है। एक और चीज़ मेरे माइंड में आ गई है, अच्छा हो गया वो जहन में आ गई। एक और एग्जाम्पल हम करते हैं, हम एक्सपेंड करते हैं दैट एक्सपेंशन इज 2 माइनस 3x टू पावर 6 और हमने इसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड इन ascending
पावर्स ऑफ x अप टिल x टू पावर 4। ठीक, हमने एक्सपेंड करना है इन असेंडिंग पावर्स ऑफ x अप टिल x टू पावर 4। ये क्वेश्चन होता है, ये पास पेपर के अंदर भी इसी तरह लिखा होगा, बुक के अंदर भी आप खोल के देखेंगे क्वेश्चंस इसी तरह लिखे होंगे। अब हमें पता है हमने क्या किस तरीके से लेके चलनी है चीज़ों को। हमने सबसे स्टार्ट करना है, हमारे पास n की वैल्यू है 6 और स्टार्टिंग में r की वैल्यू 0। a है आपके पास 2 टू पावर 6 क्योंकि 6 माइनस 0 6 होता है, n माइनस r इंटू माइनस 3x। कुछ टीचर्स रट्टा लगवाते हैं। रट्टा क्या लगवाते हैं? अच्छा, अगर यहाँ पर माइनस आए तो पहला आपने माइनस करना है, दूसरा आपने प्लस करना है, पहला माइनस रखना है, दूसरा प्लस करना है, पहला माइनस करना है, दूसरा प्लस करना है। कोई चक्कर ही नहीं है, हमने रट्टा लगाना ही नहीं है भाई। यहाँ पर b की वैल्यू माइनस 3x आ रही है, हम ब्रैकेट के अंदर भी माइनस 3x लिख देंगे। माइनस 3x टू पावर क्या आएगी आपके पास r की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, तो पावर आ गई 0। हर एक टर्म के दरमियान आप प्लस लगाते जाएं, जहां माइनस आना होगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि हम वैल्यू के साथ माइनस का साइन पुट कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट 6 और 1 क्योंकि r की वैल्यू इंक्रीज करती है, 6 और 1 इंटू 2 की पावर 6 माइनस 1 5। फिर माइनस 3x, अब इसकी पावर आनी चाहिए r दैट इज 1 प्लस 6 and 2 into 2 to power 6 minus 2 4 minus 3x to power 2 plus 6 and 3 into 2 to power 6 minus 3 is 3 and minus 3x to power r की वैल्यू 3 plus 6 and 4 and 2 to power 6 minus 4 is 2 and minus 3x to power 4। अब मैं क्या यहाँ से आगे लिखूंगा? नहीं लिखूंगा। क्यों? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ने कहा एक्सपेंड इन असेंडिंग पावर्स ऑफ x अप टिल 4। तो यहाँ मुझे पता लग रहा है कि भाई इस टर्म के अंदर x की पावर 4 आ जाएगी। इससे पहले यहाँ 3 थी, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ पे 0। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4, x की पावर 4 आ जाएगी। तो अब इससे ज़्यादा मुझे एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, बेशक यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। तो अब आप फिर कैलकुलेटर उठाएं। कैलकुलेटर है आपके पास, आपने पकड़ा हुआ है। 6C0, ये 6C0 चल रहा है। कोई सा भी नंबर हो, C के साथ 0 आ जाए, R की वैल्यू 0 हो तो हमेशा उसका आंसर 1 आएगा। आप चेक कर लें, 6C0 आंसर आएगा 1। चेक कर लें, 7C0 आंसर आएगा 1। 8C0 तो भी 1, तो 1 इंटू 2 टू पावर 6, 2 टू पावर 6 64 बनता है। ओ यार क्या बात है, 64 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3x टू पावर 0 1 होता है, 1 आ गया, प्लस 6C1। कोई सा भी नंबर है C के साथ अगर 1 आ रहा है तो वो जो नंबर है वही आंसर होगा। जिस तरह 6C1 तो 6 आंसर आएगा, 7C1 7 आंसर आएगा। चेक कर ले, 6C1 6 आया, 10C1 10 आएगा, तो 6C1 6 आ गया। ये चीज़ें साथ साथ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप एग्जाम प्रैक्टिस करने के अंदर आप इन चीज़ों को अप्लाई करें और फिर आपके पास एग्ज़ाम के अंदर A लेवल्स के अंदर बहुत पूरा टाइम होता है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होंगी ना, तो उससे आपका टाइम बच जाता है। इंटू 2 टू पावर 5 32 इंटू माइनस 3x टू पावर 1 होता है माइनस 3x, तो हम माइनस को लिखेंगे साथ, प्लस 6C2। जहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन हो, दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेटर अलाउड है तो कैलकुलेटर यूज़ करें। 15 इंटू 2 टू पावर 4 इज 16 इंटू माइनस 3x का स्क्वायर होता है 9x स्क्वायर प्लस 6C3
20 मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब 8 मल्टीप्लाई बाय -3x का क्यूब होता है -27x क्यूब। ठीक है, स्क्वायर के साथ माइनस खत्म होता है ना, क्यूब से माइनस खत्म नहीं होता। प्लस 6c4। अच्छा, अब सॉल्व किए बगैर मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ 6c4 का जो आंसर है ना वो आना चाहिए 15 आएगा। अब ये क्या बात है, ये बात देखें 6c3 यहाँ पे हाफ वे हम आ चुके थे, तो हाफ वे के बाद जब एंड तक जा रहे होते हैं ना तो एंड की तरफ जा रहे हैं, 0 से स्टार्ट हुए 6c3 पे आए, आधा रास्ता कंप्लीट हो गया, आधे रास्ते के बाद एंड की तरफ जा रहे हैं, तो फिर ये आधे रास्ते पे जो वैल्यू होती है ना मैक्सिमम होती है, उसके बाद फिर वैल्यू दोबारा डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। जिस तरह 6c4 यहाँ पे 15 आ गया, 6c5 का आंसर आपके पास फिर 6 आ जाना था, और 6c6 का आंसर क्या आ जाना था 1। जिस तरह यहाँ पे ऊपर वाली एग्जांपल में देखें 5c0 1 आया, 5c1 5 आया, 5c2 10 आ गया, और 5c3 भी 10 आया, क्योंकि इनका मिडल पॉइंट ये नहीं बन रहा था, तो 10 और 10 सेम हो गया। अब 10 के बाद दोबारा अगले नंबर जो है वो इसी से पिछले वाला बनना था, वो जो कि 5 आ गया और फिर 1 आ गया। होप ये वाली बात आप लोग पिक कर गए होंगे, नहीं भी की तो कोई इतना ख़ास उसमें मसला नहीं है। मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय -3 टू पावर 4 -3 की टू पावर 4 81 होता है आई थिंक, यस 81x। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लिया तो ये आ गया 64 प्लस 6 इंटू 32 इंटू -3 -576x, तो यहाँ पर आ जाएगा -576x प्लस 15 इंटू 16 इंटू 9 2160x स्क्वायर माइनस आगे, क्योंकि माइनस आ रहा है तो वो माइनस आ जाएगा 20 इंटू 8 इंटू 27 4320x क्यूब प्लस 81 4860x टू पावर 4। हमने एक्सपेंड करना था x की पावर 4 तक, हमने एक्सपेंड कर लिया x की पावर 4 तक। और यहाँ पर अगर वो हो सकता है वो आपको ये कहता कि भाई अब मैं उस क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ जो मैं पहले लिख रहा था कि इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस और इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 4 और फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 3 या फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब देखें वो क्वेश्चन होता है नॉर्मली 2 मार्क्स का। अगर तो आपके पास टाइम है, अगर आपके पास टाइम है, आपने देखा ठीक है, आप बाकी पेपर आपने बड़ा एफिशिएंटली सॉल्व कर लिया, आप कॉन्फिडेंट हैं वो पेपर आपका ठीक हो रहा है और आपके पास टाइम है, तो जब क्वेश्चन आए आपके पास वो, अब मैं वो एग्जांपल लिखता हूँ, एग्जांपल फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब in the expansion of, चलो ये ज़्यादा मुश्किल एक्सपेंशन थी, वैल्यूज़ ज़्यादा थी, हम यही लिख लेते हैं 2 minus 3x to power 6, 2 minus 3x to power 6, find the coefficient of x cube in the expansion of 2 minus 3x to power 6। अब अगर आपके पास टाइम है तो आप कंप्लीट एक्सपेंशन कर लें। सॉल्व करने के बाद यहाँ पर वैल्यू आ गई -4320x क्यूब। आपको पता लग गया कि x क्यूब का जो कोफिशिएंट है दैट इज़ -4320, तो आपने लिख दिया, गारंटीड मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास टाइम नहीं है
और आपने प्रैक्टिस इतनी की हुई है तो इसका एक शॉर्टकट तरीका होता है। शॉर्टकट तरीका क्या होता है, हमें ये पता है कि हमारी जो वैल्यूज़ चलती हैं n-r चलती है, r चलती है, हम सिर्फ ब्रैकेट्स डालेंगे। क्या करेंगे, सिर्फ ब्रैकेट्स। 6 है पावर, ओके 6 और 0, तो हमें पता लग गया जो पहली ब्रैकेट है, पहली ब्रैकेट के ऊपर पावर 6 आएगी और दूसरी ब्रैकेट पे 0 आएगी, ठीक। प्लस 6 और 1 है, पहली ब्रैकेट के ऊपर पावर 5 आ जाएगी, दूसरी ब्रैकेट के ऊपर पावर 1 आएगी। प्लस 6 2, पहली ब्रैकेट के ऊपर पावर 4 आ जाएगी और दूसरी ब्रैकेट के ऊपर पावर आपके पास 2 आ जाएगी। प्लस 6 और 3, पहली ब्रैकेट के ऊपर पावर आपके पास 3 आ जाएगी, दूसरी ब्रैकेट के ऊपर पावर भी 3 आ जाएगी। अब देखो, मुझे ये पता है कि जो x वाली टर्म है इस एक्सपेंशन के अंदर वो b पे आ रही है, मतलब वो सेकंड ब्रैकेट बन रही है ना, यहाँ पे भी सेकंड ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट के अंदर x वाली टर्म आएगी। जब सेकंड ब्रैकेट के अंदर x वाली टर्म आ रही है तो इसका मतलब यहाँ पर जो x वाली टर्म आएगी उस की पावर 3 होगी। हमने एक्स क्यूब फाइंड करना है, यस, उसकी पावर 3 होगी। तो अब बजाय इसके कि मैं यहाँ भी सारी वैल्यूज़ पुट करूँ, यहाँ भी पुट करूँ, यहाँ भी पुट करूँ, यहाँ भी पुट करूँ, फिर 4 की भी पुट करूँ और फिर सॉल्व करूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर लूँगा। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर ली मैंने 6 3, और यहाँ पे पहली वैल्यू क्या है 2 क्यूब इंटू दूसरी वैल्यू क्या है -3x का क्यूब। वैल्यूज पुट कर ली, वैल्यू पुट करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो वही चीज़ आपके पास 63, दैट इज 20 इंटू 2 का क्यूब 8 इंटू -3 का क्यूब -27x क्यूब। आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा -4320x क्यूब। और आप फिर यहाँ पे आंसर आपने छोड़ना नहीं है, आपने लिखना है द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज -4320। अगर यहाँ पे भी रख देंगे ना तो एग्जामिनर मार्क डिडक्ट कर सकते हैं, ऑल्दो गलत नहीं है लेकिन डिडक्ट कर सकते हैं। तो आपने कोफिशिएंट अलग करके लिखना है, द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज -4320। तो अब देखें, एक हमने ये एक्सपेंशन की, कितना टाइम लगा, और अगर हमें स्पेसिफिक किसी एक x की पावर का कोफिशिएंट फाइंड करना है तो हम डायरेक्ट इस तरीके के ज़रिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जब डायरेक्ट भी कर रहे हो ना, कुछ स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस, जिस तरह जो मेरे अभी जो रिसेंटली कुछ स्टूडेंट्स के बड़े इंटेलिजेंट, अल्लाह ताला ने बड़ा दिमाग दिया था, वो भी ये करते थे कि वो ये भी नहीं करते थे, वो डायरेक्टली ओके अच्छा सेकंड वाले उसके अंदर जा रहे हैं, तो जहाँ पे r की पावर, r की वैल्यू 3 हो जाएगी ना, तो वहाँ पे x की पावर 3 हो जाएगी, क्योंकि x जो है वो सेकंड वाली ब्रैकेट के अंदर आ रहा है। बट ये उनका माइंड डेवलप कैसे हुआ था कि उन्होंने अच्छी खासी वो बाइनोमियल एक्सपेंशन की प्रैक्टिस कर चुके थे, इस मेथड के थ्रू अच्छी खासी प्रैक्टिस उनकी हो चुकी थी। तो फिर जाके वो यहाँ पर पहुँचे, इस लेवल के ऊपर पहुँचे थे कि वो डायरेक्टली वो देखते थे ओके अच्छा इसकी एक्सपेंशन करनी है 6, तो मतलब ये है कि r की वैल्यू 3 होगी तो इसकी पावर 3 होगी, r की वैल्यू 3 है तो 6 तो 6c3 वाली टर्म बनेगी। ये उनकी एक सोच बन गई थी, लेकिन उस सोच के अंदर ऑब्वियसली चांस बहुत ज़्यादा होता है कि गलती की जा सकती है। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ लिखने में, ये जो ऊपर एम्प्टी ब्रैकेट्स मैंने डाली हैं, एम्प्टी ब्रैकेट्स लिखने के अंदर आपको कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट लग जाएगा। प्रैक्टिस जब आपकी होगी इतनी, आपने A* लेने हैं, डिस्टिंक्शंस लेनी है, तो उसके अंदर आपके पास क्या होगा, आपके पास इतनी प्रैक्टिस तो होगी ना कि आप विदिन अ मिनट ये वाली ब्रैकेट्स डाल के और इनकी पावर्स मेंशन कर दें। तो इसके अंदर वो जो एक थोड़ा सा स्लाइड सा चांस है मिस्टेक होने का, हम उसको भी मिनिमाइज, एलिमिनेट कर दें, ख़त्म कर दें। एलिमिनेट वैसे बिल्कुल कर नहीं सकते, ह्यूमन है, फिर भी यहाँ पर ये चीज़ लिखने में भी गलती हो सकती है इंसान से, तो मिनिमाइज हम उसको कर देते हैं। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं किसी भी एक टर्म का कोफिशिएंट, उसका x की पावर 3 का, x की पावर 4 का, x की पावर 5 का। ठीक हो गया।
बायनोमियल एक्सपेंशन के क्वेश्चंस काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, लेकिन ये मार्क्स मुफ्त के होते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसके अंदर ज़्यादातर मार्क्स जो डिडक्ट होते हैं वो इस वजह से होते हैं क्योंकि कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो कैलकुलेशन इन्वॉल्व होने की वजह से कैलकुलेशन एरर, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चन हो जाता है गलत, मार्क्स लूज़ कर दिए जाते हैं। तो उसके लिए तरीक़ेकार यही है कि आप बजाय इसके कि बहुत जल्दी करने करें, बीच में इसमें शॉर्टकट्स लगाएं। ज़्यादा शॉर्टकट्स के बजाय अगर क्वेश्चन है कि पूरा एक्सपेंड करना है अप टिल 4, अप टिल 5, x की पावर 5, x की पावर 4, कहीं तक भी, तो आप उसको प्रॉपर तरीके से ब्रैकेट्स के अंदर पुट करने के बाद आप फिर उसको सॉल्व करें। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो फिर आपके पास ज़रा इसको करना नीटली है, ज़्यादा जल्दी हड़बड़ वो गंदा ना कीजिएगा, फिर उसके अंदर भी गलती का चांस ज़्यादा होता है। फिर चीज़ हमने जो देखी थी कि माइनस वाली चीज़, देखें जब हमने जो वैल्यू जिसके साथ माइनस आ रहा है ना, जिस टर्म के साथ, ब्रैकेट्स के अंदर वहाँ पे माइनस पुट कर दें। एट द एंड आपका आंसर ऑटोमेटिकली प्लस माइनस जहाँ पे माइनस आना है वो खुद ही आ जाएगा। हमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पहले प्लस करो फिर माइनस करो, या पहले माइनस करो फिर प्लस करो। और फिर उसके बाद जो एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन के अंदर किसी एक ख़ास x की पावर का कोफिशिएंट फाइंड करना है, तो बजाय इसके कि हम पूरी एक्सपेंशन करें, हम इस मेथड के ज़रिए जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, हम डायरेक्टली सिर्फ जो पावर हमें चाहिए हम उस तक पहुँच सकते हैं और सिर्फ उसको कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अगला जो मेरा लेक्चर होगा, अगले लेक्चर के अंदर मैंने इसके कुछ और तरह के क्वेश्चंस और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, और बेसिकली वो भी क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। वो 3-4 मेरे जहन में क्वेश्चंस हैं डिफरेंट तरह के जो मैंने एक्सप्लेन करने हैं। वो क्वेश्चंस एक्सप्लेन हो गए तो एक तरह से कह लें कि बायनोमियल एक्सपेंशन की जितने सिनेरियोज हो सकते हैं ना, और या अभी तक जो पास पेपर्स के अंदर आए हैं, वो सारे कवर हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह आप लोगों के वो क्वेश्चंस करने के बाद भी आप लोगों का माइंड बायनोमियल एक्सपेंशन को लेके इतना क्लियर और इतना अच्छा हो जाएगा कि किसी तरह का भी क्वेश्चन आए, आप बायनोमियल एक्सपेंशन का आप हंस खेल के वाला क्वेश्चन कर लेंगे। तो अगले लेक्चर तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।